स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। हम लोग आज इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन का सीरीज है। इसके पहले वीडियो जो है वो भी आप लोग देखिए जरूर, ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन आसानी से समझ आ सके। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखेंगे। तो इस देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर्स दूं। थैंक यू। आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इन सब प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि इनके इंटरमीडिएट से, जो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनसे हाइड्रोजन का पेयर रिलीज होता है। यानी कि इन सब प्रोसेस के दौरान जो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स होते हैं उनसे हाइड्रोजन पेयर रिलीज होता है, और उन हाइड्रोजन पेयर जो रिलीज होते हैं उनको हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल NAD या FAD ये कैच कर लेता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। तो वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल NAD या FAD से मिलकर के NADH2 या FADH2 का निर्माण करता है। तो जो हाइड्रोजन निकलता है, डिहाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप जो हाइड्रोजन निकलता है इनसे, इस रिएक्शन के दौरान, वो NADH2 और FADH2 के रूप में पाया जाता है। तो अब क्या है कि ये NADH2 और FADH2 जो है, यह एनर्जी कैसे निर्माण करता है, इससे ATP का निर्माण कैसे होता है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये NAD और FADH2 जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीसोम पाया जाता है, जिसको हम लोग F1 पार्टिकल कहते हैं। अब यहां क्या होता है कि ये NADH2 या FADH2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। ये और ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है। तो ये दो चीज NADH2 और FADH2 से रिलीज होता है। तो अब क्या है कि ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन कहां जाता है और ATP का निर्माण कैसे होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर 7 अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जो एक सीरीज में रहता है। 7 अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एक सीरीज में रहता है, और उसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से होकर के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और उसी ट्रांसफर के दौरान ATP का निर्माण होता है। तो वो 7 जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो है NAD, FMN, कोएंजाइम Q, या इसी को कहते हैं यूबिक्विनोन। उसके बाद साइटोक्रोम,
C, साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A, और फिर लास्ट में साइटोक्रोम A3। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हो गया, ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हो गया, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये 7 अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अब क्या है कि इसमें से जो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो रिलीज होता है, अब ये कहा जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन जो रिलीज होता है, एक NADH2 मॉलिक्यूल से एक पेयर हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा और उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो ये हाइड्रोजन आयन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ जाता है, मैट्रिक्स में रह जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को ये मॉलिक्यूल पकड़ लेता है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है 1 बाय 1 करके इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है, इनसे होकर के वो ट्रांसफर होते हैं। तो चूंकि क्या है कि इस 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल साइटोक्रोम है, तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल साइटोक्रोम है, इसीलिए इस पाथवे को साइटोक्रोम पाथवे भी कहते हैं। ठीक, कारण है कि 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल साइटोक्रोम होते हैं, उसी के कारण इनको हम साइटोक्रोम पाथवे भी कहते हैं। अब क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को NAD कैप्चर करेगा, फिर FMN में आएगा, फिर कोएंजाइम Q, फिर साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम A और अंतिम में साइटोक्रोम A3 में आएगा। अब क्या है कि इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका रिडक्शन होता है। जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसका रिडक्शन होता है, और जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, वो ऑक्सीडाइज होता है। इट मीन्स दैट कि दोनों तरह के रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों तरह के रिएक्शन इसमें साथ साथ होते रहते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ redox reaction. Both oxidation and reduction reaction occur. तो इसीलिए ये redox reaction होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, दोनों साथ साथ होते रहता है। तो किसका ऑक्सीडेशन होता है? तो जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। अब क्या है कि इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के दौरान स्टेप में, किसी स्टेप में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहता है तो उस दौरान काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, और उसी एनर्जी के यूज से एडीपी मॉलिक्यूल
एटीपी बना लेता है। तो यहां जो एटीपी बनता है उस एटीपी के निर्माण को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो ग्लाइकोलाइसिस में होता था। ग्लाइकोलाइसिस में जो एटीपी का निर्माण होता था उसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते थे। और यहां जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एटीपी का निर्माण होता है, चूंकि एनर्जी के रिलीज होने से किसी मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से होता है, तो इसीलिए यहां ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया F1 पार्टिकल में होती है। और F1 पार्टिकल में क्या होता है कि एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है, या एटीपीएज एंजाइम या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है, जो एंजाइम एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। तो इस तरह से एटीपी का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो एटीपी का निर्माण होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, यहां से ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां तक आया। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि यहां आके कहीं रुक जाता है, और जो हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ मैट्रिक्स में वो कहां जाता है, तो यहां के बाद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन का वर्क होता है, एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और उसी दौरान हाइड्रोजन आयन भी आता है, और फिर दोनों मिलकर के H2O का निर्माण करता है। और यहां जो वाटर का निर्माण होता है उसको हम लोग मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, क्योंकि यहां हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान वाटर का निर्माण होता है, इसलिए ये मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है। तो इस तरह से रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि वाटर का भी निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान एटीपी और वाटर का निर्माण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। अब क्या है कि जब एटीपी का निर्माण हो जाता है तो हम लोग अब देखेंगे कि टोटल एटीपी जो बनता है वह कहां बनता है और कितना बनता है। टोटल एटीपी कहां और कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे कि किस रिएक्शन के दौरान टोटल एटीपी कितने बनते हैं। तो फिर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और फिर 38 एटीपी आता है, वो हम लोग देखेंगे कि कहां कितना एटीपी बनता है तो कैसे होता है। तो सबसे पहला रिएक्शन जो होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल NADH2 बनता है। सबसे पहले 4 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक, और 2 NADH2 बनता है। 2 NADH2 बनता है इसमें। तो 2 NADH2, एक NADH2 मॉलिक्यूल से 3 एटीपी का निर्माण होता है। इस तरह से 2 NADH2 मॉलिक्यूल से 6 एटीपी का निर्माण होगा। यहां मैं लिख देता हूं 1 NADH2 मॉलिक्यूल इक्वल टू 3 एटीपी,
and 1 FADH2 molecule equal to 2 ATP। तो इस तरह से एटीपी का निर्माण होता है। तो अब क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 NADH2 बनता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 6 ATP का निर्माण करता है। दूसरा प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एक पार्विक एसिड से एक NADH2 मॉलिक्यूल बनता है। तो चूंकि ग्लाइकोलाइसिस में दो पार्विक एसिड का निर्माण होता है, 2 मॉलिक्यूल पार्विक एसिड, तो 2 बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो 2 NADH2 बनेगा। तो इस तरह से 6 ATP बनेगा। फिर आता है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में क्या क्या बनता है वो हम लोग देखेंगे। क्रेब साइकिल के दौरान किस किस चीज का निर्माण होता है। तो क्रेब साइकिल में क्या होता है, एक क्रेब साइकिल के दौरान 3 मॉलिक्यूल जो है वो NADH2 रिलीज होता है। तो 3 मॉलिक्यूल NADH2 रिलीज होता है, एक मॉलिक्यूल FADH2 रिलीज होता है और एक GTP रिलीज होता है। तो क्रेब साइकिल 2 बार होगा। एक पार्विक एसिड के लिए एक क्रेब साइकिल होता है। तो एक क्रेब साइकिल में 3 मॉलिक्यूल NADH2, एक मॉलिक्यूल FADH2 और एक GTP या ATP का निर्माण होता है। तो इस तरह से चूंकि क्रेब साइकिल 2 बार होता है तो 6 NADH2 बनेगा। तो इस तरह से 18 ATP होगा और 2 FADH2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस तरह से 4 ATP होगा और 2 GTP मॉलिक्यूल होगा, यानी कि 2 ATP मॉलिक्यूल हो गया। इसको हम लोग काउंट करेंगे तो 10, 16, 22, 18, 40 हो गए। 40 ATP हुए। 10, 6, 16, 16, 4, 20, 22, 18, 40 मॉलिक्यूल ATP का निर्माण होता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि टोटल ATP जो है वो 38 ही होता है। तो कैसे होता है, तो -2 लिखेंगे ATP। कहां, तो यूज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। सो टोटल नेट गेन हो गया, टोटल नेट गेन 38 ATP बनता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जब टूटता है तो 38 ATP का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के टूटने से 38 ATP का निर्माण होता है, जो अलग अलग स्टेप में होता है। और मेनली जो है ये NADH2, ये NADH2, ये NADH2 और ये FADH2, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान ATP का निर्माण होता है मेनली। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हाई एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है। तो इस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है जिसमें ATP का निर्माण होता है। तो कैसे होता है ये हम लोगों ने देखा, कितने प्रोसेस में होता है, कितने भागों में बांटते हैं, इन सबको हम लोगों ने देखा। तो पिछला वीडियो भी आप लोग जरूर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
पिछला वीडियो भी आप लोग जरूर देखें ताकि सही तरीके से समझ आ सके। धन्यवाद।